हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अम्ल, क्षार और लवण नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा क्षारक यानी बेस, और साथ ही साथ हम जानेंगे क्षार यानी एल्कली किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राचीन जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जो प्राचीन अवधारणा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारकीय पदार्थ या क्षारक क्या होते हैं। तो प्राचीन अगर हम अवधारणा की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले यानी तीक्ष्ण होते हैं, उन्हीं को हम क्षारक या क्षारकीय पदार्थ कहते थे। तो हम परिभाषा इसका लिख लें। तो हम ध्यान से देखेंगे कि क्षारक पदार्थ यानी प्राचीन अवधारणा जो है क्षारक पदार्थ या क्षारक का, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले, तीक्ष्ण या तीखे होते हैं, उन्हें हम क्षारक या क्षारकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जामुन अगर आप खाएं तो जो मुंह में एक कसैलापन होता है, उसी को हम क्षारक कहते हैं। तो स्वाद के आधार पर पहले निर्धारित किया गया था कि क्षारक कौन से हैं। यानी क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले या तीक्ष्ण होते हैं, उन्हीं को हम क्षारक या क्षारकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे जामुन, कसैली इत्यादि। अब हम आधुनिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए अब आधुनिक अवधारणा यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें किसका, क्षार का। क्षार को हम देखते हैं क्या होता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार यानी जो आधुनिक अवधारणा है क्षारक की, उसके अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। और वो भी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल का ऋणायन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्षारक पदार्थ कहते हैं। देखिए कैसे, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। अब ध्यान से हम देख लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। अगर हम क्षारकीय प्रवृत्ति की बात करें तो धातुओं के, क्षार धातुओं के और क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, और अमोनिया का जो हाइड्रो ऑक्साइड या अमोनिया जो होता है, वह भी क्षारकीय होता है। तो इसको भी हम एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और क्षारक होते कौन है? सामान्यतः क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं। ध्यान से देखेंगे, जो ऑक्साइड होते हैं और जो उनके हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, वह सामान्यतः क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, जैसे देखिए, जैसे में हम लिख सकते हैं क्षार धातु के, देखेंगे Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब ऑक्साइड हो गए। अब हम देखें तो हो सकता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हो सकता है। फिर लिख सकते हैं हम MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। हम सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ETC हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ETC इत्यादि जो होते हैं, उन्हीं को हम क्षारकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन का क्या देंगे, ऋणायन देते हैं, तो उन्हीं को हम क्षारक कहते हैं। और क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे, देखेंगे जो ऑक्साइड होंगे, जो हाइड्रो ऑक्साइड होंगे, वो सामान्यतः क्षारकीय प्रवृत्ति के ही होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्षारकीय प्रवृत्ति के हैं। NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं NaH3 जो भी होता है, यह भी क्या होता है, क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। तो अब देखें कैसे जलीय विलयन में कैसे देंगे। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखेंगे Na2O और प्लस
अगर H2O के साथ क्रिया हम अगर करा दें तो देखिए क्या बना देता है, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो यह जली विलयन में अपघटित हो जाएगा 2Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, इसलिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन हमको सोडियम ऑक्साइड से भी मिल जाएगा, तो इसलिए सोडियम ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा, आपका क्षारयुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सीधे NaOH को लें। ठीक, अब इसको जो ही जल में घोलेंगे यह स्वतः ही किसमें टूट जाएगा, सोडियम आयन और प्लस OH आयन। तो यहां पर आपको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस है, और जो ही इसको जल में हम घोलेंगे यह टूट जाएगा किसमें, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का धनायन और 2OH का ऋणायन, ऐसे। ठीक, इसी तरह अगर हम NH3 की बात करें तो देख लेंगे NH3 को जो ही हम पानी में मिलाएंगे तो ये बना लेगा पहले क्या, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब यह जल विलयन में टूट जाएगा सोडियम आयन NH अमोनियम आयन में और प्लस OH आयन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन का क्या देते हैं, ऋणायन देते हैं, तो उन्हीं को हम क्षारक कहते हैं। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे और उनके जो हाइड्रो ऑक्साइड होंगे वो निश्चित रूप से क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ये लिख लेंगे। और अगर उदाहरण में ये देखिए सोडियम ऑक्साइड को अगर दिखाना है तो जल में जो ही गलेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और फिर वह विलयोजित हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। इसी तरह से ये सारे रिएक्शंस आपको दिखा दिए गए हैं। अमोनिया जो होता है वह भी क्षार की प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि वह जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। तो इस तरह से ये हो गए क्षार। लेकिन एक चीज और हमको बात यहाँ पे करना है क्षारक का, ये क्षार का। तो देखेंगे क्षार क्या होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। क्षार को हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, तो क्षार को हम कहते हैं एल्कली। तो इसमें देखेंगे दो तरह के हैं, एक तो ये वाले ऑक्साइड हैं और ये वाले एक है आपके हाइड्रोक्साइड। ये वाले जो है आपके क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो ये जल में लगभग समांतर पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। तो हम सीधे एल्कली के बारे में ये चीज है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम एल्कली कहते हैं। लेकिन हम ये भी देख लेंगे कि ऐसे क्षारक जिसमें शुद्ध रूप से हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। तो हम क्षार की परिभाषा यहां पर लिख सकते हैं। तो हम देख लेंगे ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं तथा जिनमें शुद्ध रूप में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन का ऋणायन उपस्थित होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें केवल ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, यहाँ पर OH है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपके बनेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड शुद्ध रूप में हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, ETC और बहुत से भी जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित रहेंगे उन सभी क्षारकों को हम क्षार कहेंगे। याद रखेंगे ऐसे क्षार जिसमें शुद्ध रूप में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो, शुद्ध रूप में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो और जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो अब एक चीज और एक लाइन में हम याद रख लेंगे, क्या रखेंगे कि देखेंगे ये सभी क्या है, क्षारक हैं और सिर्फ ये क्या है, क्षार हैं। यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर ही लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं।
याद रखेंगे कि सभी क्षार, ये देखिए क्या है, सभी क्षार हैं, इसमें क्षारक भी है और ये क्षार भी है, इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, क्षारक। यानी और ये क्या है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, इनको हम शुद्ध रूप में उपस्थित है हाइड्रोक्सिल आयन, तो कहेंगे क्षार, और कंप्लीटली सभी को कहेंगे हम क्षारक। तो यानी सभी क्षारक जो आएंगे वो क्षारक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि क्षारक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें हम क्षारक या क्षारकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे जामुन, कसैली इत्यादि। ये प्राचीन कंसेप्ट था आपका। नवीन कंसेप्ट, जो आधुनिक कंसेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन का क्या देंगे, ऋणायन देते हैं, तो उन्हें हम क्षारक कहते हैं। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं वो समानतः क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आप ये सारे लिख सकते हैं, लेकिन अब देखेंगे सभी में हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेगा जलीय विलयन में, तो ऐसे ये हो जाएंगे उदाहरण एग्जाम्पल। लेकिन इसी में दो तरह के, एक ऑक्साइड है और एक हाइड्रोक्साइड वाले। तो हाइड्रा ऑक्साइड वाले जितने भी यौगिक हैं उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ यानी ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं तथा जिनमें शुद्ध रूप में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है, हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है, तो उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ETC। इस तरह से हमने क्षार की परिभाषा पढ़ी। आइए अब क्षार के हम भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पर देखेंगे क्षार संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। संक्षारक मतलब कोरेसी मतलब किसी भी वस्तु को गला करके नष्ट करने की क्षमता। तो अम्लों की भांति क्षारक भी जो होते हैं वह संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कपड़ा, त्वचा, कागज, लकड़ी इत्यादि को गला करके नष्ट कर देंगे। एक नंबर पे ये लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे ये स्वाद में कसैले यानी तीक्ष्ण होते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी तरह से इसकी दूसरी जो विशेषता है तो ये स्वाद में कसैले यानी तीक्ष्ण होते हैं। जैसे आप जामुन खाएं तो पूरे मुंह में कसैलापन जो भर जाता है उस तरह का स्वाद होता है। लेकिन कभी भी किसी भी अम्ल या क्षार को चख करके उसका पता नहीं करना चाहिए कि वो अम्ल है कि क्षार, क्योंकि ये कोरेसी प्रवृत्ति के हैं और जब आप इसको चखेंगे तो ये आपकी त्वचा को जला देंगे, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी अम्ल या क्षार को चख करके उसका स्वाद नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तीसरा देखेंगे क्षार जो होते हैं वह जल में विलय होते हैं। अम्लों के भांति क्षार भी जल में विलय होते हैं। ठीक। चौथे नंबर पर लिखेंगे क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी जो ही आप क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह नीले रंग में बदल जाता है, जबकि अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज करते हैं। तो इस तरह से इन चार भौतिक फिजिकल जो कैरेक्टर हैं क्षारों के, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। क्षार संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, क्षार जल में विलय होते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आइए अब हम अध्ययन करें क्षारकों की या फिर क्षारों की जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ उसके रासायनिक गुणों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षार की धातुओं से क्रिया। क्षार भी क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्रिया सभी धातुओं के साथ नहीं होती है, केवल जिंक जैसे कुछ विशेष धातुओं के साथ ही यह क्रिया होती है। तो आइए हम पहले लेते हैं क्षार धातुओं से क्रिया। तो क्षार जो होते हैं, क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी क्षार भी अम्लों की तरह से क्रिया करते हैं और धातुओं के साथ जब क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन यह सभी धातुओं के साथ नहीं होती है, केवल जिंक जैसे कुछ धातुओं के साथ ही यह क्रिया होती है। तो अगर हम क्रिया कराएं तो देखें क्या होगा। क्षार हमको ले लेते हैं NaOH, 2NaOH ले लेते हैं प्लस Zn ले लेते हैं। ठीक। रासायनिक अब क्रिया कराएंगे तो बनता है Na2ZO2 प्लस
H2। कुछ इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो इस तरह से यह एक लवण है और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। तो याद रखेंगे, क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं अम्लों के ही तरह से, लेकिन यह सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं होती है, यह केवल जिंक जैसे धातुओं के साथ क्रिया होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे सोडियम जिंकेट, जो एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब हम इसका दूसरा पढ़ते हैं कैरेक्टर। क्या है दूसरा इसका रासायनिक? क्षार जो होते हैं वो अम्ल से भी क्रिया करते हैं, और क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो याद रखेंगे, क्षार क्या होते हैं? क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्षार भी क्या अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। हमने इससे पहले अम्लों के में विशेषता में पढ़ा था, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बना, सेम बात वही है। तो फिर यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH, ये क्या है? आपका क्षार है। एक अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्रिया करा देते हैं तो बन जाएगा आपका NaCl, ये आपका लवण हो गया, और प्लस क्या बच जाएगा? ये OH और ये मिल जाएंगे तो बन जाएगा H2O। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस H2SO4 से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो कराएंगे क्रिया तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4 प्लस, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन ये हो जाएगा 2H2। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। यानी क्षार भी अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जल बनने की जो ये क्रिया है, इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार बनाते हैं तो जब लवण बनता है तो लवण से जो पानी के अणु होते हैं वो निष्कासित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो ये बनता है जो लवण, वह क्या होता है? जल के बिना उदासीन हो जाता है। इसलिए इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जो ऊष्मा उदासीनीकरण के फलस्वरूप निकलती है तो उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया, आप वहां पर भी देख लेंगे। फिर से हम उदासीनीकरण को फिर से अलग से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम इसके तीसरे कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो क्षार जो होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। कैसे? तो देखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है? एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और प्लस H2O बच गया है तो यहाँ पे आ जाएगा H2O। इस तरह से देखेंगे, क्षार जब अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाएगा? Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, और प्लस 2H2O बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये भी एक लवण बन गया, और यहां पर क्या हो गया? जल बन गया। तो इस तरह क्षार जब भी अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे? अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। आइए अब हम चौथा जो रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तेल या वसा से क्षारों की क्रिया। जब भी क्षार तेल और वसा से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। तो आप लिखेंगे, तेल या वसा से क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ये वही साबुन है जिसका इस्तेमाल हम कपड़ा धोने में या फिर नहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनता है? तो पहले देखिए, हम तेल या वसा का एक सूत्र लिख लेते हैं, CH3COOR। ये रेडिकल्स है, इसमें C17, H35, C15, H31, स्टीरेट, पामिटेट कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य सूत्र हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे,
CH2COOR, फिर CH3COOR। ठीक है, तो ये तेल या वसा का सूत्र है, तेल या वसा का सूत्र। यहाँ पे जो रेडिकल्स हैं यही चेंज होते हैं, C17H35 स्टीरेट है, पामिटेट C15H31 हो जाता है, तो वो बदल लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर सामान्य सूत्र लिखा है। और क्या करते हैं 3NaOH, ये क्या है आपका क्षार से क्रिया करा देते हैं, तो बनता क्या है देखेंगे यहाँ पर NaOH CH3, देखेंगे CH3OH CH2OH फिर CH3OH बन जाता है, और प्लस क्या बचा 3COORNA, सोडियम स्टीरेट इधर बन जाएगा या पॉमिटेट बन जाएगा, और इसी को हम कहते हैं साबुन, और ये है आपका ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि जब भी क्षार जो होते हैं तेल या वसा से क्रिया करेंगे तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण करते हैं, तो ये रिएक्शन हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा क्षारक, क्षार, क्षारों के भौतिक गुण और क्षारों के रासायनिक गुण। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।